वेलकम टू ऑल पाथफाइंडर्स टॉप सीरीज़ की इस तीसरी श्रृंखला में आपका स्वागत है। इससे पहले हम दो श्रृंखलाओं को कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस नर्सिंग के साथ साथ अन्य सभी पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे एएनएम, जीएनएम, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और अन्य सभी पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये श्रृंखला होगी। इसमें सभी क्वेश्चंस बेसिक हैं और प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई है, यानी जो आधुनिक वर्गीकरण की प्रणाली है उसमें सबसे छोटी यूनिट आपको बतानी है। ऑप्शंस हैं वंश, कुल, जाति या फिर संघ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो जाति, यानी ऑप्शन नंबर सी, स्पीसीज सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे निचला स्तर होता है स्पीसीज। इसको कंप्लीट डिटेल्स में देख लेते हैं। इसका क्या हो सकता है? आधुनिक प्रणाली में जीवों के वर्गीकरण का अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर निम्नलिखित है। सबसे ऊपर होता है जगत यानी किंगडम, उसकी बात आता है संघ, इसको फाइलम कहा जाता है। उसके बाद होगा वर्गीकरण, वर्ग यानी क्लास, फिर गण होता है यानी ऑर्डर, फिर फैमिली होता है वंश, उसके बाद आएगा जीनस जाति और या फिर स्पीसीज। यानी कुछ इस प्रकार से किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज की जगत वर्गीकरण की सर्वोच्च इकाई है तथा जाति सबसे निचली इकाई है, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन सी था, स्पीसीज यानी जाति सबसे निचली इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 5 जगत प्रणाली वर्ग प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था, यानी जिन्होंने 5 जोविक डिवीजन दिया था वो किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने, हेकल ने, कॉपलैंड ने और आर.एच. व्हिटेकर ने। इन सभी ऑप्शंस को देखें तो ये चारों ही जो साइंटिस्ट हैं ये वर्गीकरण से ही संबंधित हैं। इन सभी ने वर्गीकरण की अलग अलग प्रणाली दी थी, लेकिन यहाँ 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली जो है आर.एच. व्हिटेकर ने दी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है इसका। तो चलिए अब इसके डिटेल को देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जीव जगत के वर्गीकरण की निम्नलिखित वर्गीकरण प्रणालियाँ प्रस्तुत की गई हैं जो निम्नलिखित हैं। यानी आप 2 जगत वर्गीकरण देखेंगे तो कैरलस लिनियस ने किया था, जंतु और पादप, ये 2 जो थे कैरलस लिनियस ने किए। 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली हैकल ने दी थी। 4 जगत प्रणाली जो है वर्गीकरण की वो कॉपलैंड्स ने दी। और 5 जगत वर्गीकरण की जो प्रणाली है वो आर.एच. व्हिटेकर ने दी। और यही आज की डेट में सर्वमान्य वर्गीकरण की प्रणाली है आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा जो कि प्रस्तुत की गई 5 जगत प्रणाली, जिसको हम ऊपर डिटेल में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप जो कि अभी इसको आप देख लीजिए। जो व्हिटेकर ने 5 जगत प्रणाली जो थी दी वो क्या थी? पहला है मुनिरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा है प्लांटी, फिर फंगी है और फिर एनिमेलिया। ये टोटल 5 हो जाते हैं। यही आर.एच. व्हिटेकर ने प्रस्तुत की थी। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जंतु एवं पादपों की वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो इसको क्या कहा जाता है? यानी जिसमें हम वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं तो इसको वर्गीकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं जो कि यहाँ दिया गया है। जीवों, जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा वर्गीकी, यानी इसको टॉक्सोनॉमी कहलाती है। जीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया आकृतिकी, पारिस्थितिकी एवं आनुवंशिकी पर आधारित है, यानी मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी और जेनेटिक्स पर आधारित है। ये वर्गीकरण की जो प्रणाली होती है, यानी वर्गीकी को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर है 4th नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल है? इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस थोड़े नीचे हो गए हैं जो कि यहाँ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। जंतु, नीले हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा या फिर कवक। जो ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया था उसका करेक्ट आंसर होगा, नीचे देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी कवक जो है नहीं है। इसकी डिटेल को यहाँ देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जीवाणु, नील हरित शैवाल एवं माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत में शामिल हैं। मोनेरा जगत किंगडम, यानी जो कि मोनेरा जो किंगडम है उसमें एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं जिनमें केंद्रक का अभाव होता है। इन जीवों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, आकारिकी तथा आर्की बैक्टीरिया तथा यू बैक्टीरिया अथवा बैक्टीरिया हैं। कवक मोनेरा जगत में नहीं है बल्कि
प्रोटिस्टा जगत में है, यानी जो ऑप्शंस दिया गया था कवक, जो इसका करेक्ट आंसर था वो प्रोटिस्टा जगत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 5वां नंबर का है, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं, यानी जो वायरस हैं वो किस किंगडम में आते हैं, यानी किस जगत में आते हैं, प्रोटिस्टा, मोनेरा या फिर प्रोटोजोआ, या इनमें से कोई नहीं। तो जो वायरस हैं वो इनमें से किसी में भी नहीं आता है। इसकी डिटेल को हम नीचे समझ लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वायरस के बारे में डिटेल में दिया गया है। वायरस अति सूक्ष्म एवं अकोशिकीय संरचना वाले न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी न्यूक्लियोप्रोटीन कण है जिसमें प्रोटीन के आवरण कैप्सिड से घिरा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। विषाणु जीवित परपोषी के शरीर में पहुंचकर सजीवों के समान लक्षण प्रकट करते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में निर्जीवों के समान व्यवहार करते हैं, इसीलिए इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। विषाणुओं और जंतुओं के वर्गीकरण में किसी भी जगत में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये सजीव और निर्जीव यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक चेन के रूप में है, क्योंकि एक सजीव का भी व्यवहार करते हैं और नॉन लिविंग का भी व्यवहार करते हैं, इसीलिए इनको किसी में भी वर्गीकृत नहीं किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट था क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है, मानव शरीर में किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, यानी किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस ऑफ द सेल जिसको कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि किस पार्ट को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो ये किन में नहीं पाया जाता है, यकृत कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं या फिर मांसपेशी कोशिकाएं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लाल रक्त कोशिकाएं, यानी आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल इसको भी कहा जाता है। इसकी डिटेल को नीचे देख लेते हैं, जो कि नीचे दिया गया है। स्तनधारियों यानी मेमल्स की विकसित लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं तथा कोशिकाओं से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं, यानी जो एयर का सर्कुलेशन है वो लाल रक्त यानी आरबीसी के द्वारा बॉडी में होता है स्तनधारियों यानी मेमल्स के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। 7th नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, यानी कोशिका में अगर हम न्यूक्लियस को छोड़ दें उसके अलावा किस में डीएनए पाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिया गया है गोल्जी कॉइल, लाइसोसोम, तारक काय या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है डीएनए न्यूक्लियस के अलावा। और यदि अभी तक आपने सेशन 2 नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, जो कि SGPG यानी संजय गांधी जो कि PGI ये लखनऊ का हॉस्पिटल है, UP UMS RML और NHM अन्य सभी वैकेंसीज़ के लिए इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और 8th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले 7th का डिटेल देख लेते हैं। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये पूछा गया क्वेश्चन है। डीएनए की फुल फॉर्म अक्सर पूछ ली जाती है। एक आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, जो माता पिता के जैविक गुणों को संतानों में हस्तांतरित करता है। डीएनए जंतु एवं पादप कोशिकाओं के केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये पादपों एवं शैवालों की कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरित यानी क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th नंबर का आपकी स्क्रीन पर है। गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है, यानी जो क्रोमोसोम्स हैं ये किसका परिवर्तित रूप है ये बताना है। क्रोमेटिन नेट का है, डीएनए का है, आरएनए का है या फिर जीन्स का है, यानी आपको गुणसूत्र बताने हैं। तो ये किसका रूपांतरित रूप है, ये क्रोमेटिन नेट्स का होता है, यानी जिनको क्रोमेटिन धागे भी कहा जाता है, इन्हीं का ये रूपांतरित रूप होते हैं गुणसूत्र। इसकी डिटेल को देख लेते हैं। नीचे दिया गया है क्रोमेटिन नेट्स यानी क्रोमेटिन धागे जो हैं थ्रेड्स केंद्रक में चल एक जाल संरचना के रूप में पाए जाते हैं, यानी ये जाल की तरह होते हैं जो न्यूक्लियोप्रोटीन से निर्मित होते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये धागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और संकुचित होकर छोटे और मोटे हो जाते हैं। क्रोमेटिन धागे के इस परिवर्तन रूप को ही गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स कहा जाता है। गुणसूत्र मूलतः क्रोमेटिन धागे न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए तथा क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन से निर्मित होते हैं। डीएनए की
क्रियात्मक भाग को जीन कहा जाता है। इसकी कंप्लीट डिटेल है जिसमें हमने जीन भी कवर कर लिया, डीएनए भी कवर कर लिया, सेल डिवीज़न को लगभग हम समझ चुके हैं क्या होता है क्रोमेटिन नेट। यानी जो भी हम डिटेल दे रहे हैं आपको व्याख्या, उसमें आपको 2 से 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल रहे हैं, क्योंकि हम टोटल 25 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। साथ ही इसमें आपको 2 से 3 हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो ये लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे इसी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, इसमें से किसे शामिल किया जाता है? यानी इनमें से कौन सा शामिल होता है जो कि जीव द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में होता है? केवल कोशिका द्रव्य, केवल केंद्रक द्रव्य, या कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, या अन्य कोशिकांश? तो जो कि आपकी जीव द्रव्य होता है, इसमें इन तीनों को ही शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसकी डिटेल को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। इसके अंतर्गत कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म तथा कोशिका में उपस्थित अन्य कोशिकांग सेल ऑर्गेनिज्म शामिल किए जाते हैं। यानी किसमें? प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य के अंतर्गत ये तीनों ही शामिल होते हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, किस कोशिकांग यानी को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? अभी हमने देखा कि पावर ऑफ द सेल किसको कहते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। नीचे देख लेते हैं इसकी डिटेल को, जो कि यहाँ पर दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो विभिन्न आकृतियों के रूप में पाया जाता है। ग्लूकोज के एक अणु के से 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, जिसमें से 34 यानी 34 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर का क्वेश्चन, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्म हत्या की थैली यानी सुसाइड बैग कहा जाता है? ये भी क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शंस है राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियोसोम्स या फिर गोल्जी कॉय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाइसोसोम जो है इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 12 नंबर इसकी डिटेल को देख लेते हैं 12th नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले। कोशिकीय उपापचय यानी सेलुलर मेटाबॉलिज्म में व्यवधान उत्पन्न होने पर अथवा कोशिका के क्षतिग्रस्त हो जाने पर इसमें उपस्थित लाइसोसोम फट जाते हैं और इसमें उपस्थित पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका का पाचन कर देते हैं। यह घटना आत्मलयन यानी ऑटोलिसिस कहलाती है, परंतु फलस्वरूप कोशिका नष्ट हो जाती है। इसी कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्लीट और इजी सिंपल लैंग्वेज में इसको डिफाइन किया गया है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? फ्लेमिंग ने, लेवलर ने, टेलम ने या फिर ल्यूवेनहॉक ने? तो जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया की जो खोज की थी वो ल्यूवेनहॉक ने की थी। इनका पूरा नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक था। चलिए डिटेल को देख लेते हैं। जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, इसीलिए इन्हें सूक्ष्मजीव का पिता यानी फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु केंद्रक विहीन तथा एक कोशिकीय जीव हैं जो मृदा, जल, रेडियो सक्रिय कचरे आदि सभी स्थानों में पाए जाते हैं। यानी जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इन सभी जगहों पर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है? यानी तपेदिक जिसको कहा जाता है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ये किसके कारण होता है? साल्मोनेला के कारण, माइकोबैक्टीरियम के कारण, डिप्लोकोकस के कारण, स्ट्रेप्टोमाइसीज के कारण? तो इसका जो मेन कारण है तपेदिक का वो माइकोबैक्टीरियम होता है। इसकी डिटेल को देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे दिया गया है तपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी या क्षय रोग, यानी इसको 3 नामों से ऑप्शंस आपके आ सकते हैं, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्षय रोग भी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस और तपेदिक एक ही बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होती है। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किस बीमारी से संबंधित है, यानी डिसीज से संबंधित है। सामान्यतः तपेदिक से प्रभावित व्यक्ति के फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं। तपेदिक के उपचार के लिए पीड़ित व्यक्ति को लंबे समय तक विभिन्न प्रकार के
प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। और इसी के लिए डॉट प्रोग्राम भी चलाया गया है, जो कि हम अपनी प्रीवियस 18 जो हमने एनालिसिस किया हुआ है 18 जनवरी के एग्ज़ाम का NHM का, उसमें कंप्लीट डिटेल में इसको दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैनल की वीडियोस में जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं, यानी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं इन ऑप्शंस में से। कवकों के द्वारा, विषाणुओं से, जीवाणुओं से या फिर आवृत बीजों से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कवकों से सर्वाधिक एंटीबायोटिक्स प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए इसकी डिटेल को फटाफट देखते हैं। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स एक ऐसा पदार्थ या यौगिक होता है जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है अथवा उसकी वृद्धि को रोकता है। अधिकांशतः एंटीबायोटिक कवकों से प्राप्त किए जाते हैं। यानी एंटीबायोटिक्स किन्हें कहते हैं हमने उन्हें भी कवर कर लिया है, और एंटीबायोटिक्स कहाँ से मिलता है ये भी इसी क्वेश्चन में कवर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है 15 नंबर का क्वेश्चन। मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुख्य जीवी जीवाणु है, यानी कि किस जीवाणु के कारण धान का उत्पादन बढ़ जाता है। राइजोबियम, एजोबैक्टर या एसियोबैक्टर या फिर बीमा, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एनाबीमा, जो है एक विषाणु होता है, जीवाणु होता है, माफ़ कीजिएगा, बैक्टीरिया, जो कि धान की खेती के लिए मदद करता है मृदा में। इसकी डिटेल को देख लेते हैं। एनाबीना, जिसको एनोस्टॉक एनाबीना के नाम से भी जाना जाता है, साइनोबैक्टीरियम संघ यानी फाइलम साइनोबैक्टीरिया का स्वपोषी जीवाणु है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के माध्यम से पादपों को पोषण प्रदान करता है। इसका प्रयोग धान के खेतों में जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। नॉस्टॉक एनाबीना इसका पूरा नाम होता है। अगला देख लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से पत्तियों का रूपांतरित रूप क्या है? रूपांतरित रूप क्या नहीं है ये पूछा गया है। पर्णकटक या फिर पर्णपतन, घटपर्णी या फिर पत्र पत्रिका पर कलिका, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। बोल्डर जो है उसका रूपांतरित रूप नहीं होता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पत्तियां सामान्यतः हरी, चपटी एवं पतली संरचना वाले पादप अंग होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की करके पौधे के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। कुछ विशिष्ट कार्यों के संपादन के लिए पत्तियों पर निम्नलिखित रूपों में रूपांतरण हो जाता है, यानी इनका मॉडिफिकेशन हो जाता है, जैसे कंटक, पर्णप्रत्नक, पर्णभ्रंतहुक या सल, या इस प्रकार से इसमें चेंजेस आ जाते हैं। आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टिस विश्व का सबसे ऊंचा पौधा होता है। इसकी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। यूकेलिप्टिस पुष्पीय वृक्षों की सर्वाधिक ऊंचाई वृक्ष होता है। यह अधिकतर मात्रा में जल का अवशोषण करता है, जिससे उस स्थान पर जल की कमी हो जाती है, भूमि बंजर होने लगती है। विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष सिकोया है, यानी इसमें ऑप्शंस दिया नहीं गया था, तो इसीलिए सबसे ऊंचा वृक्ष यूकेलिप्टिस माना जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, अदरक एक तना है जड़ नहीं, क्योंकि यह, यानी इसको जड़ क्यों नहीं कहा जाता है, इसको तना कहा जाता है क्योंकि इसमें पर्व और संथियों युक्त होती हैं। तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए इसकी डिटेल को देखते हैं, क्वेश्चन हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अदरक यानी जिंजर एक जड़ विहीन पौधा है, जिसकी संरचना में पर्व यानी नोड्स तथा पर्व संथियों यानी इंटरनोड्स पाई जाती हैं, जो तने की प्रमुख विशेषता है। अदरक एवं हल्दी तने का एक रूपांतरित रूप है, जिसे प्रकंद यानी राइजोम कहा जाता है। तो इसे आप डिटेल में देख सकते हैं कि अदरक एक जड़ नहीं है, ये तना होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। वह शुष्क पुष्पकली का जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो इसके इलायची, केसर, दालचीनी या फिर लौंग, जो कि लौंग इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट होगा, लौंग, जिसकी डिटेल को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि लौंग के बारे में कंप्लीट रूप से दिया गया है। इसका मूल रूप से उत्पादन इंडोनेशिया में होता है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया में व्यापारिक उत्पादन भी इसका किया जाता है लौंग का। 20 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लैंड है मानव शरीर की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। लीवर के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तथा सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है। इसका भार लगभग 125 किलोग्राम, आकार 16 सेंटीमीटर होता है।
यह यकृत तक एक पाचन ग्रंथि है जिसमें पित्तरस यानी बाइल जूस का निर्माण होता है। आप इसकी डिटेल को यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पित्तरस का संचयन किस अंग में होता है? अभी हमने देखा कि यकृत जो है बाइल जूस में होता है, निकलता है, लेकिन इसमें जो है ये ऑप्शन नंबर सी संचयन की बात की गई है तो ये पित्ताशय में संचित हो जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ आप देख सकते हैं पित्तरस पीले हरे एवं भूरे पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। इसका निर्माण यकृत में होता है परंतु संचयन गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। 22 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित पदार्थ एवं उसके वर्ग का सही सुमेलित कीजिए, यानी जो बिल्कुल करेक्ट है। कैरोटीन प्रोटीन होता है, कैरेटिन प्रोटीन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, या फिर पेप्सिन कार्बोहाइड्रेट होता है। तो एकदम नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ये इसका सही सुमेलित नहीं है। पेप्सिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, एक एंजाइम होता है। बाकी ये बिल्कुल करेक्ट मैचिंग है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, कैरेटिन प्रोटीन होता है, कैरोटीन जो है वो एक विटामिन होता है। अगला देखते हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। पेप्सिन एक एंजाइम है जो अमाशय में निर्मित होता है। अभी हमने आपको इसको क्लियरली बताया। 23 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य है, यानी तंत्रिका तंत्र का कौन सा कार्य है? इनमें से ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, सोचना समझना, हृदय गति का नियंत्रण, यानी ये जो तीनों ही कार्य हैं ये सभी कार्य तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स के कार्य हैं, नर्वस सिस्टम के। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो उससे पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं। तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं तंत्रिका कोशिकाओं मेरुरज्जु एवं मस्तिष्क जैसे संवेदी अंगों से मिलकर बना होता है। ये सोचने समझने की क्रिया को बनाकर रखता है। इसकी डिटेल्स आप कंप्लीट में देख सकते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है, यानी जो नर्वस सिस्टम की फंडामेंटल यूनिट है उसको क्या कहा जाता है? तो तंत्रिका कोशिका जो है इसकी मूल इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। इसकी डिटेल को देख लेते हैं। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स जिन्हें कहा जाता है मानव तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यह शरीर की सबसे बड़ी तथा जटिल कोशिका है। तंत्रिका कोशिका मूलतः 3 प्रकार की होती है। सेंसरी यानी संवेदी, मध्यस्थ यानी इंटर, और मोटर मतलब जो चालक तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का आपकी स्क्रीन पर। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? यानी जो डायबिटीज़ है वो इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला एक रोग है जिसकी डिटेल को आप यहाँ पर देख सकते हैं। डायबिटीज़ जो है इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका स्राव पैनक्रियाज में स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। मधुमेह से प्रभावित व्यक्ति के शरीर का निर्जलीकरण अधिक होता है, इसीलिए प्यास अधिक लगती है। आई होप दोस्तों ये टोटल 25 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं एग्जाम्स में आने वाले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।